बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 से रिलेटेड है और इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि व्हाट इज़ नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। यानी इसमें बेसिकली जो चीज़ होगी वो ये होगी कि इसके अंदर वो केसेस शामिल हैं कि जहां पर एक प्लांटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट अवार्ड नहीं करेगी, और दूसरा पार्ट इसका है एक्सेप्ट विद वेरिएशन। लेकिन इसके अंदर सिचुएशन ये होगी कि जो डिफेंडेंट साइड है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक वेरिएशन क्लेम करेगी। वो ये कहेगी कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हुआ था। वहां पर जो प्लांटिफ होगा उसको कोई गलत फहमी हो सकती है, ठीक है, और डिफेंडेंट जो है बेसिकली वो ये कहेगा कि नहीं, ये जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं ये ऐसे नहीं है बल्कि दैट वाज ड्यू टू अ मिस्टेक और दैट वाज ड्यू टू अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ, या फिर प्लेंटिफ को समझने में गलती हुई कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं हमने इसको ऐसे नहीं ऐसे करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी है कि जहां पर कोई भी डिफेंडेंट एक वेरिएशन सेटअप करने की कोशिश करेगा तो वहां पर प्लेंटिफ उसको चांस देगा कि भाई आप आओ और आप भी अपना केस उसी तरीके से प्रूव करो। अगर आप कहते हो कि ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं हुई थी, आपको समझने में गलती हुई है, तो मुझे क्या गलती हुई है, ठीक है, तो ये आकर आप साबित करें। तो बेसिकली इसके अंदर दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, दोनों पार्टीज को इक्वली सुना जाएगा। डिफेंडेंट को पूछा जाएगा कि अगर आप वेरिएशन या फिर चेंजिंग, जो मीनिंग होता है वेरिएशन का, अगर आप इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप चेंजिंग चाह रहे हैं तो ये चेंजिंग आप क्यों चाहते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से तय नहीं हुई थी बल्कि उस तरीके से तय हुई थी, तो उनको आपने साबित भी करना होगा। और अगर डिफेंडेंट इसमें ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि जो वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर कोर्ट्स जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देंगी। और अगर डिफेंडेंट अपना केस साबित नहीं कर पाता तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर प्लेंटिफ का ही फायदा होगा, और जो चीज़ प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है, जिस तरीके से क्लेम कर रहा है, उसको वो कोर्ट उसी तरीके से वो चीज़ दे देगी। तो इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी हमें प्रोविजंस और इसके सारे पोर्शंस हमें पढ़ना होंगे। 5 तरह के केसेस इसके अंदर मौजूद हैं और उनकी बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके जी, अब हम चलते हैं सेक्शंस की तरफ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो कह रहा है कि नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, जो कि इसका हेड नोट भी है। कहता है वेयर अ प्लांटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, कि जहां पर भी कोई प्लांटिफ किसी भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रहा है, टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन, जिसके अंदर डिफेंडेंट क्या करता है कि एक वेरिएशन सेटअप करता है, यानी उसके अंदर एक चेंजिंग की रिक्वेस्ट कर रहा है वो। The plaintiff cannot obtain this performance sought except with the variation so set up in the following cases। अब यहाँ पर वो कहता है कि plaintiff वो specific performance नहीं ले सकता except with the variation so set up, ठीक है। तो जो वो variation setup की है defendant ने, ठीक है, अगर वो वेरिएशन सेटअप हो जाती है उसके बाद फिर प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस केस में लेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हर एक केस में मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इन फॉलोइंग केसेस के अंदर वेरिएशन की जा सकती है। तो इन केसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है वेयर बाय फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट इज इन टर्म्स different from that which the defendant supposed it to be when he entered into it। इसमें वो ये कहता है कि डिफेंडेंट कुछ और समझा, यानी कि डिफेंडेंट कुछ और चीज समझकर प्लेंटिफ के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, और प्लेंटिफ की अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ और थी। अब ये चीज जो है फ्रॉड के जरिए से भी हो सकती है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जरिए से भी ये चीज हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, ए बी एंड सी साइन अ राइटिंग by which they purport to contract each to enter into a bond to D for rupees 1000।
ए बी और सी क्या करते हैं जी कि एक कॉन्ट्रैक्ट वो लिख लेते हैं और कहते हैं कि हर एक बंदा ईच वो जो है 1000 रुपीज के लिए लायबल होगा। In a suit by D to make A, B and C separately liable each to the extent of rupees 1000। अब डी सूट फाइल करता है और उसमें वो कहता है कि ए ने भी 1000 देने हैं, बी ने भी 1000 देने हैं, सी ने भी 1000 देने हैं, टोटल मिलाकर कितने हो गए 3000। ठीक है। दे प्रूव दैट द वर्ड ईच वाज इंसर्टेड बाय मिस्टेक। अब वहां पर ये जो डिफेंडेंट्स हैं वो ये कहते हैं जी कि नहीं, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से नहीं किया था, हमने कहा था कि टोटल 1000 रुपए का बॉन्ड होगा। ठीक है, 3000 में 1000। तो वहां पर वो प्रूव कर देते हैं कि जो ईच का वर्ड है वो गलती से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया। दैट द इंटेंशन वॉज दैट दिस शुड गिव अ जॉइंट बॉन्ड फॉर रुपीज 1000। अब पहले भी मैं बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूं कि जहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम उसकी टोटैलिटी में देखते हैं, इंटेंशन गैदर करते हैं कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। अब इंटेंशन से पता चल गया कि नहीं ये तो ट्रांजैक्शन जो जिस चीज से भी रिलेटेड थी उसमें 1000 रुपीज ही थे। अब कहता है डी कैन ओब्टेन द परफॉर्मेंस सॉट ओनली विद द वेरिएशन दस सेटअप। तो जो वेरिएशन यहाँ पर सेटअप की है डिफेंडेंट्स ने उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर प्लेंटिफ क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है। तो ये था पहला केस इस सेक्शन का। उसके बाद है वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ एक्ट और सरप्राइज। यहां पर एक चीज की एडिशन होगी और वो है सरप्राइज। द डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन। और एक रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन डिफेंडेंट को कॉज हो रही है इस सूरत हाल में, एज टू इट्स अफेक्ट एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द प्लेंटिफ। यानी कि यहां पर भी जो डिफेंडेंट है उसके पास एक रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन है, यानी कि ही हैड अ रीजन टू बिलीव, ठीक है, टू बिलीव अ रॉन्ग थिंग। ठीक हो गया, यानी कि एक गलत चीज के ऊपर यकीन करने का रीजन, एक आप कह लें कि रीजनेबल कॉज उसके पास मौजूद था और उसको ये नहीं पता था कि बेसिकली इसका अफेक्ट क्या होने वाला है। वो समझ रहा था कि कुछ और अफेक्ट होगा जो कि उसकी फेवर में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इफेक्ट कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी फ्रॉड के जरिए से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉड की एग्जांपल भी देगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ, या फिर सरप्राइज हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। A sues B to compel specific performance of a contract in writing to buy a dwelling house। अब A जो है वो B के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर देता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो एक ड्वेलिंग हाउस खरीदेगा। B proves that he assumed that the contract included an adjoining yard। अब बी ये साबित कर देता है कि उसने ये assume किया था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घर के साथ एक एडजॉइनिंग यार्ड भी है जो उसने खरीदना है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज सो फ्रेम्ड एज टू लीव इट डाउटफुल वेदर द यार्ड वाज सो इंक्लूडेड और नॉट। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया तो उसकी टर्म्स कंडीशन के अंदर ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि ये जो यार्ड है वो इंक्लूड करना है या नहीं करना। ठीक हो गया, तो कहता है द कोर्ट विल रिफ्यूज टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सेटअप बाय बी। अब यहाँ पर डिफेंडेंट कहेगा जी कि अगर तो वो यार्ड बेचने के लिए तैयार है साथ, तो मैं घर खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो करवा ले। लेकिन अगर इसके साथ यार्ड नहीं है तो फिर कोर्ट भी यही कहेगी कि चूंकि डिफेंडेंट की अंडरस्टैंडिंग इस तरह से थी तो देयर विल बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द सेल ऑफ एडजॉइनिंग यार्ड। तो ये इसमें सेकंड सिचुएशन आ जाएगी और यहां पर सरप्राइज वाला एलिमेंट आ सकता है। उसके बाद थर्ड केस है वेयर द डिफेंडेंट नोइंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स अफेक्ट has entered into it relying upon some misrepresentation by the plaintiff। अब तीसरे केस के अंदर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पता है डिफेंडेंट को, ठीक है, और उसका अफेक्ट भी वो समझ रहा है, यानी कि पहले जो दोनों प्रोविजंस थी वो यहाँ पर क्लियर हो रही है, उनमें से कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और बात उसने डाल दी कि हैज एंटर्ड इनटू इट रिलाइंग अपॉन सम मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द प्लेंटिफ। यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन होगी प्लेंटिफ की तरफ से or upon some stipulation on the plaintiff's part which adds to the contract but which he refuses to fulfill।
या फिर प्लेंटिफ अपने ऊपर कुछ स्टिपुलेशन लगा लेता है, वो प्रॉमिस कर लेता है कि मैं कुछ करूंगा, ठीक है, और फिर इवेंचुअली वो उस काम को नहीं करता, यानी कि वो अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है उसको परफॉर्म नहीं करता। मिसाल के तौर पर ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग टू लेट टू बी अ वॉफ टुगेदर विद अ स्ट्रिप ऑफ एज लैंड डेलिनेटेड इन अ मैप। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है राइटिंग में कि वो बी को एक वॉफ देगा और उसके साथ ए की एक लैंड भी होगी जो कि मैप के अंदर मौजूद है। वॉफ मींस वो जो बोटिंग जहां पर होती है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है। Before signing the contract, B proposed orally that he should be at liberty to substitute for the strip mentioned in the contract another strip of A's land of the same dimensions. अब बी ये ओरली प्रपोज करता है कि भाई ये जो आपने मैप के अंदर एक लाइन ड्रॉ की हुई है ना लैंड से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। एंड टू दिस ए एक्सप्रेसली असेंटेड, और ए कहता है कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं। बी देन साइंड द रिटन कॉन्ट्रैक्ट, और इसी कंडीशन पर बी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। ए कैन नॉट obtain specific performance of the written contract except with the variation set up by B। अब कल कला जो है वो बी क्या करता है कि वो उसको लैंड चेंज नहीं करने देता जो सेलर है, ठीक है, या जो आप कह लें कि इसमें लेसर है। तो वहां पर फिर बी अगर बैकआउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट से तो ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। या फिर उसने क्या किया है कि अपना जो पार्ट है उसने ये कहा था कि अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, यू हैव द ऑप्शन, लेकिन बाद में वो उस बात से फिर जाता है तो फिर उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद सॉरी उसके बाद डी है वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। यहां पर क्या होगा कि वहां पर एक सर्टेन लीगल रिजल्ट वो दोनों पार्टीज मिलकर प्रोड्यूस करना चाहती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन वो इवेंचुअली उनसे नहीं हो पाता, कैलकुलेशन का उसके अंदर मसला आ जाता है। अब ये कैलकुलेशन से क्या मुराद है ये हम मिसाल में देखेंगे। A and B enter into negotiations for the purpose of securing land for B for his life with remainder to his issue। ए और बी बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन में आते हैं कि वो बी के लिए एक लैंड सिक्योर करें फॉर हिज लाइफ, जो कि पूरी जिंदगी उसके पास रहेगी विद रिमाइंडर टू हिज इशू, और जब वो मर जाएगा तो वो लैंड उसके इशू यानी बच्चे के पास, औलाद के पास चली जाएगी। दे एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं, द टर्म्स ऑफ विच आर फाउंड टू कॉन्फर एन एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑन बी। अब यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पता चला कि उसकी टर्म्स ऐसी लिखी गई हैं कि वो बता रही हैं कि अब एब्सोल्यूट ओनरशिप होगी बी की, यानी कि जो रिमाइंडर टू हिज इशू वाला पोर्शन है वो वहां पर हमें नजर नहीं आ रहा, वो अफेक्ट नहीं हो रहा वहां पे, ठीक हो गया। तो मतलब जो वो करना चाह रहे थे लीगल रिजल्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। द कॉन्ट्रैक्ट सो फ्रेम्ड कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। तो इस तरह का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी पार्टी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करे तो वो फिर क्लेम उसका नहीं होगा। लास्ट केस हमारे पास है वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू वेरी इट, यानी जहां पर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्जीक्यूट कर लिया और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद सब्सिक्वेंटली उसको वेरी करने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि वो जो पहले टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको चेंज कर दिया अगले कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग टू लेट अ हाउस टू बी। ए क्या करता है, एक हाउस लेट करता है बी को फॉर अ सर्टेन टर्म, कुछ अरसे के लिए, एट द रेंट ऑफ ₹100 पर मंथ, पुटिंग इट फर्स्ट इनटू टेनेटेबल रिपेयर, ठीक है, ₹100 माहवार किराए पे, और उसके बाद कंडीशन लगा दी जाती है कि पहले वो उसको टेनेटेबल रिपेयर यानी कि उसके जो भी काम रहते हैं कि वो रहने के काबिल हो जाए, फिर उसको वो दे देगा। द हाउस टर्न्स आउट टू बी नॉट वर्थ रिपेयरिंग। अब घर की हालत देखते हैं तो उसमें रिपेयरिंग हो ही नहीं सकती, बिल्कुल ही खराब हालत है, ठीक है। सो विद बीज कॉन्सेंट ए पुल्स इट डाउन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट बी की कॉन्सेंट से ए पुल्स इट डाउन, गिरा देता है, एंड इरेक्ट्स अ न्यू हाउस इन इट्स प्लेस, और फिर उसको नए सिरे से दोबारा बनाता है। बी कॉन्ट्रैक्टिंग ओरली टू पे रेंट एट ₹120 पर मेंसन, पर मंथ आप इसको कर लें, वो फिर बी जो है वो
ओरली कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं 120 रुपए दे दूंगा। B then sues to enforce specific performance of the contract in writing. He cannot enforce it except with the variations made by the subsequent oral contract. अब क्या करता है कि अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद द वेरिएशंस मेड बाय द सब्सीक्वेंट ओरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी अब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी वो 120 रुपए पर मंथ किराए के लिए होगी, ना कि 100 रुपए, क्योंकि पार्टीज ने खुद इसमें एग्रीमेंट करके इसको नोवेट कर लिया है। ठीक है, तो नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वो मौजूद है, सेक्शन 62 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। तो उसमें भी आप उसको देख सकते हैं कि जहां पर पार्टीज नोवेट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, नई टर्म्स एंड कंडीशन पर आ जाते हैं, तो पुराने वाले का जो अफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड इफेक्ट्स होंगे वो नए वाले कॉन्ट्रैक्ट के होंगे। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँगा। सेक्शन 26 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 हम कुछ समझ पाए होंगे कि ये प्रैक्टिकली किस किस तरीके से किन किन सिचुएशंस पर अप्लाई कर सकता है। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।